जम्मू के पीर बाबा मोहल्ले में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। दीगर इलाकों में भी सिक्योरिटी ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जेके पुलिस और एसओजी की टीम ऑपरेशन में शामिल है। मुश्तरका टीमें सर्च ऑपरेशन में शामिल होकर कार्रवाई कर रही हैं। एनएसजी और सीआईएसएफ की डीजी पहुंच एयरफोर्स स्टेशन पर पहुंची है। जम्मू के अंदर मौजूद एयरफोर्स स्टेशन का जायजा लिया गया है। आईएएफ स्टेशन जम्मू में जैमर सिस्टम नस्ब किया गया है, तो वहीं ड्रोन मॉनिटरिंग के लिए जैमर सिस्टम लगाया गया है। हम इस वक्त पीर बाबा मोहल्ला जो कि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन के बिल्कुल बगल में है, वहाँ पे हैं और यहाँ पे आज सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और यहाँ पे घर घर तलाशी ली जा रही है पुलिस की तरफ से और जो आर्मी के जो टीम्स हैं, हर जगह पे ये सर्च ऑपरेशन की जा रही है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो खदशा जाहिर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से और आर्मी की तरफ से कि उनको लगता है कि हो सकता है कि इसी एरियाज में जिन्होंने आईएफ पे अटैक किया या आईएफ ड्रोन से हमला किया, हो सकता है वो यहाँ पे किसी जगह पे छुपे हों, जो एग्जीक्यूट है उसके वो यहाँ पे मौजूद हों। तो उसको देखते हुए यहाँ पे जो है घर घर की तलाशी ली जा रही है। लोगों से पूछा जा रहा है कि आखिर उनका क्या वो उनके घर में कोई छुपा तो नहीं है। इसमें जो है पुलिस और एसओजी जॉइंटली सभी चीज़ों को कर रहे हैं क्योंकि उनसे ये पूछा जा रहा है कि कोई बाहर से तो नहीं आया यहाँ पे, कोई ऐसा शख्स जिस पर उनको शक हो। हम एक जिनसे बात हुई, आपका नाम? मेरा नाम शेख राज है। आपसे यहाँ पे क्या क्या बात हुई? क्या बोला? भाई यही पूछा है, घर के मेंबर पूछे इन्होंने कितने हैं आपके घर में, लेडीज़ कितनी है, जेंट्स कितने हैं, और फ़ोन नंबर लिया उन्होंने। यही पूछा भाई अटैक हुआ है एयरपोर्ट के अंदर, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं वो, बस और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। नॉर्मली है, अच्छा काम कर रहे हैं हमारी फोर्स, अच्छा है जॉब, ये करना चाहिए। ये अटैक कर रहे हैं, ये सब और पाकिस्तानी कर रहा है ये सब कुछ, ये अच्छा हमारी पुलिस और फोर्स कर रही है, अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। आप उसमें कोऑपरेट करेंगे? हाँ वेरी गुड, क्यों करेंगे हम, मैं भी पुलिस में हूँ, करूँगा कोऑपरेट, क्यों नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ कर। तो ये देख सकते हैं जिनसे बात हुई यहाँ पे पुलिस की, जिन्होंने वेरीफाई किया, वो कहते हैं कि हम इसमें सपोर्ट करेंगे, इसमें पूरा साथ देंगे। तो कुल मिला के ये जो सर्च है ये लॉन्च किया गया है जम्मू में और जाहिर तौर पर इससे ये फ़ायदा होगा कि पुलिस को अगर कोई इनपुट मिलता है, पुलिस को कोई इस सर्च ऑपरेशन में मिलता है तो उसको वो साझा करेंगे खुफिया एजेंसीज के साथ और ये चीज़ें वो आगे चल के फिर इस इन्वेस्टिगेशन में इसको मदद मिलेगा। तो बिल्कुल आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह से ये लोग अभी भी सर्च यहाँ पे नाम डिटेल्स ले रहे हैं लोगों के जो यहाँ पे रहते हैं, उन बाशिंदों की पूरी फ़ोन नंबर और डिटेलिंग ली जा रही है और पुलिस की तरफ से, और उनसे ये भी पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे काम करते हैं। तो कुल मिला के जहाँ जहाँ ये आईएफ के पास जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी मकान हैं, वहाँ पे आज ये सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इनसे पूरी जो डिटेल है वो पूछी गई और ये फिर आगे चल के ये सारी डिटेलिंग जो है उसको साझा किया जाएगा बाकी एजेंसीज के साथ, जिससे इस जो टेरर अटैक हुआ है उसको ट्राई करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन चांद के साथ में समीर बट, न्यूज़ 18 जम्मू। सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला करते हुए कोरोना से हुई अमवात पर मुआवजा देने का हुक्म सादिर किया है। अदालत ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को इस सिलसिले में गाइडलाइन वज़े करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण की सदारत वाली बेंच ने एनडीएमसी को मुआवजे की रकम का तय करने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। ख्याल रहे कि कोरोना से मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी, जिस पर मरकज ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा था कि रियासती हुकूमतें माली बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ख्याल रहे कि मुल्क में कोरोना से 3,98,000 से ज्यादा अफराद की मौत हुई है। हमारी ये दलील थी कि सरकार का इस तरीके से एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन को मना करना टोटली इलीगल है, कानून के अंतर्गत नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और ये सरकार की मॉरल ड्यूटी और लीगल ड्यूटी है। आज सरकार को ये भारत की उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देकर डायरेक्ट करा है कि ऐसी स्कीम को 6 वीक के अंतर्गत लाएं और साथ में ये भी डायरेक्ट करा है कि एक नेशनल इंश्योरेंस स्कीम पर विचार करें जिससे कि सरकार के ऊपर ऐसा कभी आगे
एक इस तरीके से फाइनेंशियल बर्डन ना आए और सरकार प्रीमियम देके, क्योंकि ऐसे केसेस में सरकार प्रीमियम देके लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के तहत एक्स ग्रेशिया कंपनसेशन दिया जा सकता है, तो इस चीज पे भी सरकार को डायरेक्ट करा गया है। कोविड संक्रमण के दौरान लोगों की मौत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसमें ये मांग की गई थी कि उन लोगों को सरकार के द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये कहा कि ऐसे परिवार को मुआवजा देने के लिए सरकार 6 महीने के भीतर एक गाइडलाइन बनाए और उस गाइडलाइन के मुताबिक सरकार ये तय करे कि ऐसे परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी जा सकती है। इससे पहले केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ऐसी कोई भी अनुग्रह राशि देने के लिए केंद्र सरकार के पास अभी कोई नियम नहीं है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की इस दलील को नहीं माना। वहीं केंद्र सरकार ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को भी इस मामले में कहा कि जिस तरह इस पूरे प्रकरण में काम करना चाहिए, एनडीएमए ने वो काम नहीं किया और उनके द्वारा किए गए काम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निराशा जताई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि केंद्र सरकार ऐसे परिवारों को मुआवजा देने पर विचार करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये भी निर्देश दिया है कि जिन लोगों की कोविड के कारण मौत हुई है उनके परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सरकार कोई आसान सी गाइडलाइन बनाए ताकि उन परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट लेने में किसी भी प्रकार से कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, गवर्नर ने वजीर आला को खत लिखा है। असेंबली स्पीकर के चुनाव के बारे में उन्हें याद दिलाया है। स्पीकर का चुनाव 6 जुलाई को हो सकता है। तो आपको बता दें, नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से असेंबली स्पीकर का ओहदा अब तक खाली पड़ा है। हालांकि कांग्रेस ने स्पीकर के ओहदे पर दावा पेश किया है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गवर्नर ने वजीर आला को असेंबली स्पीकर के चुनाव के मामले में खत लिखा है, जिसमें उन्होंने वजीर आला को याद दिलाया है कि स्पीकर का चुनाव होना है और हो सकता है कि स्पीकर का चुनाव 6 जुलाई को हो। नाना पटोले के इस्तीफे के बाद से ओहदा अब तक खाली है और इसी के साथ कांग्रेस ने स्पीकर के ओहदे पर दावा भी पेश कर दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का पद नाना पटोले जी के इस्तीफे के बाद रिक्त है। निश्चित रूप से चुनाव होने हैं। इस विधानसभा में विधायकों की कोविड रिपोर्ट आने के बाद निश्चित रूप से फैसला लिया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में जो हमें बहुमत प्राप्त है उससे अधिक लोग वोट देंगे और हम स्पीकर का चुनाव जीतेंगे। मजीद तफसील हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे अमित रॉय से। अमित, तकरीबन फरवरी से ये ओहदा खाली पड़ा है और अब गवर्नर ने इस मामले में वजीर आला को खत लिखा है। क्या लगता है कि 6 जुलाई को होगा इसका चुनाव? देखिए, जो संभावनाएं सामने दिख रही है उससे यही लग रहा है कि चुनाव होगा, क्योंकि पिछला जो सत्र हुआ था उसमें भी स्पीकर का पद खाली था, क्योंकि उसके पहले नाना पटोले ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, उन्हें महाराष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये मांग जो है वो देवेंद्र फडणवीस ने उठाई थी और इसी को लेकर उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है राज्यपाल से जाके मिला था। 3 मुख्य मांगे थी। पहला था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय लिया जाना चाहिए, साथ ही ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा सुलझाने से पहले चुनाव न ले, क्योंकि आने वाले दिनों में कई सारी नगर पालिकाओं का, महानगर पालिकाओं का पंचायती चुनाव भी है महाराष्ट्र में। तो पहले इस ओबीसी के मुद्दे को सुलझाया जाए, उसके बाद ही कोई भी चुनाव जो है लिया जाए। ये उनकी दूसरी मांग थी। और तीसरी मांग ये थी कि मानसून सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने ये तय किया था कि सिर्फ 2 दिन का यानी 5 और 6 जुलाई को ही ये सत्र रहेगा, क्योंकि कोरोना काल बढ़ रहा है, तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है, डेल्टा प्लस के 21 मरीज जो है महाराष्ट्र में पाए गए। इसको देखते हुए सिर्फ 2 दिन का रखा गया, लेकिन इसका भी विरोध जो है बीजेपी लगातार कह रही है कि कोरोना की आड़ में सरकार अपनी नाकामयाबी को छुपा रही है, क्योंकि अगर सत्र का दिन नहीं बढ़ेगा तो बीजेपी जो है अपने मुद्दे नहीं रख पाएगी। तो ये 3 चीजों को लेकर जो है राज्यपाल कोश्यारी ने जो है सीएम उद्धव ठाकरे को खत लिखा और कहा है कि इन तीनों ही मामलों में जल्द से निर्णय लिया जाए, जो भी निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस ने स्पीकर के ओहदे पर अपना दावा किया है, तो क्या लगता है कौन इस ओहदे पर हो सकता है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, ये तीनों ही पार्टियां मिलकर निर्णय लेगी। हालांकि जो पहले विधानसभा स्पीकर का पद था वो कांग्रेस के ही खाते में आया हुआ था, नाना पटोले अध्यक्ष बने थे। तो जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना है और जो चीजें तय हुई थी उसमें निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये खाता कांग्रेस के ही पास रहेगा। लेकिन इन
चीजों का निर्णय जो है वो तीनों ही पार्टियां मिलकर करेंगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तीनों पार्टियों में लगातार मनमुटाव चल रहा है। कांग्रेस कह रही है हम आने वाले इलेक्शन अकेले लड़ेंगे, नाना पटोले कह रहे हैं कि हम सीएम बनेंगे, फिर शिवसेना का बयान आता है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो हम और एनसीपी साथ में है। हमने 2 दिन में भी देखा था कि शरद पवार से भी जो है मुलाकात की संजय राउत ने 2 दिन पहले, उसके बाद उनका मैसेज लेके सीएम उद्धव ठाकरे से मुलाकात की, और कल भी जो है शरद पवार की गृह मंत्री की मुंबई पुलिस कमिश्नर की बैठक भी उद्धव ठाकरे के साथ हुई है। ये तो उम्मीद की जा सकती है कि 6 जुलाई पर ये साफ हो जाएगा कि असेंबली स्पीकर कौन होगा। अमित, हमसे बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। सीधे चलेंगे मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। स्कूल जाने के समय में पेरेंट्स की भूमिका से एकदम अलग हो जाती है, इसलिए सरकार ने, शिक्षा विभाग ने एक स्पेशल पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन करने का निर्णय लिया है। और ये जो स्पेशल पीटीएम्स होंगी, ये पेरेंट्स को इसके लिए स्कूलों में फिजिकली आना होगा, ताकि हमारे शिक्षक पेरेंट्स को इस बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दे सकें कि बच्चा जब स्कूल बंद होने के दौरान घर से ही पढ़ाई कर रहा है तो पेरेंटिंग उस तरह से कैसे हो, पढ़ाई कैसे हो उसकी, इस पर पूरी एक तरह से हम पेरेंट्स को पूरी इसकी इंफॉर्मेशन देंगे, उनको उसकी पूरी जानकारी देंगे। कोरोना की वजह से कोई भीड़ ना हो स्कूल में, इसके लिए हमने ये तय किया है कि ये जो पीटीएम्स हैं, स्पेशल पीटीएम, ये 19 जुलाई से 31 जुलाई तक, तो करीब 2 हफ्ते तक लगातार पीटीएम्स चलेंगी। और इसमें हर एक पेरेंट के लिए स्कूल में आना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पेंडेमिक के इस समय में बच्चों की पढ़ाई का जितना ध्यान नॉर्मली स्कूल में रख लिया जाता था, अब उसमें पेरेंट्स की भूमिका बढ़ रही है। तो इसलिए हर एक पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो 19 जुलाई से 31 जुलाई के बीच पेरेंट टीचर मीटिंग्स होंगी 2 हफ्ते की। इसमें किसी एक दिन आप जाके अपने बच्चे के सभी टीचर से जरूर मिलिएगा, ये बहुत जरूरी है। और इस स्पेशल पीटीएम में एक और विशेष बात यह है कि जो क्लास 6 के बच्चे हैं, 6ठी क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि क्योंकि वो बच्चे, उनमें से ज्यादातर बच्चे नगर निगम के स्कूलों से आए हैं, लगभग 1.5 लाख बच्चे नगर निगम के स्कूलों से आए होते हैं। तो इन 1.5 लाख बच्चों के साथ समस्या यह है कि 5वीं क्लास उन्होंने नगर निगम के स्कूल से की, ऑनलाइन, सेमी ऑनलाइन जैसी भी की। अब वो अचानक दिल्ली सरकार के स्कूल में आ गए हैं, तो अपने टीचर से वो पिछले 1 साल से वहां भी नहीं मिले थे, लेकिन उनका टीचर कम से कम 4 साल से उनको जानता था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी में जिसने पढ़ाया, 5वीं में उन्होंने उसको ऑनलाइन पढ़ाया। 6th क्लास में अचानक वो ऑनलाइन ऐसे टीचर के सामने आके बैठेंगे जो उसको जानता नहीं है, पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। तो इसलिए हमने तय किया है कि 6th क्लास के बच्चों की जो पेरेंट टीचर मीटिंग होगी, उसमें नगर निगम के और दिल्ली सरकार के शिक्षक जॉइंट रूप से पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे इस बार। तो हमने दिल्ली सरकार के और नगर निगम के शिक्षा अधिकारियों और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक करके इसका पूरा खाका बना लिया है कि 19 जुलाई से 6ठी क्लास के बच्चों की जो स्पेशल पेरेंट टीचर मीटिंग होगी 31 जुलाई के बीच में, 19 से 31 जुलाई के बीच में, वो दिल्ली सरकार के 6ठी के शिक्षक और नगर निगम के वो शिक्षक जिन्होंने उस बच्चे को 5वीं में पढ़ाया था या चौथी में भी पढ़ाया था, पहले भी पढ़ाया था, वो जॉइंट रूप से मीटिंग लेंगे दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में उनकी 6ठी की क्लास में। तो मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा 6th क्लास के पेरेंट्स से कि इस पीटीएम को मिस मत करिएगा, आपके बच्चे के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू। आपका खैर मकदम है। 12 नुकाती मांगों को लेकर मध्य प्रदेश में जारी नर्स व पैरामेडिकल स्टाफ की रियासती हड़ताल मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने रियासती सरकार से जवाब तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी। नागरिक उपभोक्ता मंच की जानिब से दायर की गई अर्जी में नर्सों व पैरामेडिकल स्टाफ के जरिए की जा रही हड़ताल को गैर कानूनी बताते हुए अदालत से इस पर रोक लगाने का मुतालबा किया गया था। अर्जी में नागरिक उपभोक्ता मंच ने एमपी हुकूमत और एमपी नर्स एसोसिएशन को फरीक बनाया है। मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की तरह ही अब ये मामला भी जबलपुर हाईकोर्ट में पहुंचा है। हालांकि इस मामले में हाईकोर्ट ने रियासती सरकार से जवाब मांगा है। यकीनी तौर पर जूनियर डॉक्टरों का जिस तरह से आपने मिसाल दी, जूनियर डॉक्टर के मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने उनकी हड़ताल को गैर कानूनी मानते हुए 24 घंटे के अंदर उनको काम पर वापस लौटने की हिदायत दी थी। लेकिन इस मामले में हमें देखते हैं कि हाई कोर्ट ने आज की समाअत के बाद मध्य प्रदेश
जो है हुकूमत और नर्सिंग एसोसिएशन को जो है नोटिस जारी करते हुए 5 जुलाई तक जो है जवाब देने की मोहलत दी है। यकीनी तौर पर अगर हम पूरे मामले को देखें तो यहाँ पर नर्सों को जो है इस मामले में थोड़ी सी राहत मिली है। और नर्सिंग एसोसिएशन की इस सदस्य से जो है ममता राठौर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम जो है हाईकोर्ट ने जो हमें नोटिस जारी किया हम उसका जवाब देंगे, लेकिन हम सीधे सीधे हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि अगर हाईकोर्ट भी निर्देश देगी तो हुकूमत से ही देगी। और 11 सालों से जो मुतालबा हमारा है उस पर हुकूमत बातचीत करना क्यों नहीं चाहती है। उनका मुतालबा है कि जो है पिछले साल कोविड में जब लोगों को ज़रूरत थी तो नर्सों की बड़ी तादाद में तकरूरी की गई थी। अब उनकी हालात जो मध्य प्रदेश में कोरोना के बेहतर हो गए हैं तो अब उन नर्सों को निकालने की जो बात की जा रही है तो हम चाहते हैं कि जिन्होंने कोविड के कहर में जब हुकूमत को ज़रूरत थी तो अपनी तमाम जान को जोखिम में डालकर जो है काम किया था, अब उन नर्सों को पैरामेडिकल स्टाफ को जो है परमानेंट किया जाए। और फिर दूसरा है कि जो नर्सेज इतने लंबे अरसे से काम कर रही उनको जो है जो 2 दर्जे का जो है 2nd ग्रेड का दर्जा दिया जाए और उनसे जो भी चीज़ें उनके डीए और उनका जो मामला है उनका इंक्रीमेंट का जो मामला है उस पर जो है काम किया जाए। अगर हुकूमत नहीं करती है तो जबलपुर हाईकोर्ट ने जो नोटिस जारी किया उसको जवाब देने के साथ साथ उनकी हड़ताल जारी रहेगी। मेहताब आलम, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये मांगे 11 साल पुरानी है तो ऐसे में हुकूमत का क्या इरादा नजर आ रहा है? देखिए हुकूमत के जो मध्य प्रदेश के वजीर पैरामेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग साहब से जो हमारी बात हुई इससे पहले भी जो 17 तारीख को जो नर्सों की एसोसिएशन से जो बातचीत हुई थी उन्होंने उस पर खुशी का इजहार कहा था और कहा था कि उन्होंने तस्लीम किया था कि नर्सों ने जो है कोविड कहर में अपनी बड़ी गिराकदर खिदमत अंजाम दी है और हुकूमत उनके मुतालबात पर गौर कर रही है। आज भी उन्होंने कहा कि जो है नर्सिंग एसोसिएशन जल्दबाजी में है, हुकूमत उस पर कर रही है क्योंकि जो बजट के प्रोविजन का इंतजाम करना होता है और उतनी बड़ी तादाद में अगर जो है 54,000 के करीब नर्सें एक साथ हड़ताल पर हैं तो उनको भी देखना चाहिए कि कोविड केयर में उनकी ज़रूरत उनकी जिम्मेदारियां क्या है। हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से जो है वापस नहीं जा रही है। हुकूमत जो है चाहती है कि उनके मुतालबात हल हो लेकिन हमें वक्त देने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरीके से विश्वास सारंग ने कहा कि नर्सों को जल्दबाजी कर रहे हैं वो, लेकिन 11 साल का वक्त तो कम नहीं होता है, ऐसे में जल्दबाजी कहना तो गलत हो सकता है। देखिए अब जो है क्योंकि पिछली हुकूमत में हेल्थ मिनिस्टर कोई और था जी। उससे बीच में जो है 15 महीने की सरकार कुछ और आई थी। तो हुकूमतें अब एक दूसरे पे टालती भी रहती हैं, लेकिन बुनियादी सवाल साहिबा यहाँ पर यह है कि हुकूमत अगर 54,000 नर्सों के जो है मुतालबात को पूरा करती है तो उसमें ये देखना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश हुकूमत इजाफी बजट का इंतजाम कहाँ से करेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश हुकूमत जो है 2,20,000 करोड़ के कर्ज में पहले से मुब्तला है और इतनी बड़ी तादाद में अगर हुकूमत कर्ज में डूबी हुई है तो हुकूमत को इजाफी फंड के लिए कहीं ना कहीं से इंतजाम करना होगा। बिल्कुल, तो देखना होगा इस मामले में अगली समात में क्या कुछ सामने आता है। मेहताब आलम से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। डीजीसीए ने बैन अल-अक़वामी परवाजों पर पाबंदी में तौसी कर दी है। अब बैन अल-अक़वामी कॉमर्शियल परवाजों पर 31 जुलाई तक पाबंदी रहेगी। ताहम इस फैसले का इतलाक कार्गो खिदमात पर नहीं होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद हलचल तेज हो गई है। सिद्धू से मुलाकात करने के बाद प्रियंका गांधी 10 जनपद पहुंची। प्रियंका राहुल गांधी से भी मिली। दरअसल सिद्धू और वज़ीर आला अमरिंदर सिंह के बीच ठनी हुई है। झगड़े को सुलझाने के लिए पार्टी ने पैनल तश्कील दिया है। ख्याल रहे कि आइंदा साल पंजाब में असेंबली चुनाव होने हैं। बिहार के वजीर सनत सैयद शाहनवाज हुसैन ने इन्वेस्टमेंट कमिश्नर मुंबई के दफ्तर में सनत के लोगों से मुलाकात की और उनसे बिहार में सरमायाकारी की अपील की है। सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार की हुसूलियाबियां बताते हुए वजीर आला नीतीश कुमार की तारीफ की और कहा कि नीतीश कुमार की सरबराही में बिहार तरक्की की राह पर गामजन है। इस दौरान वजीर सनत सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार में दुनिया का सबसे बेहतरीन फूड पार्क बनाने की बात भी कही है। दो विभाग का जिम्मा संभालना। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतरीन सरकार चल रही है। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार को एक बेहतरीन ईमानदार छवि वाले मेहनती और अटल जी के साथ जिन्होंने भारत सरकार में काम किया और केंद्र और राज्य का दोनों का अनुभव ऐसे मुख्यमंत्री बिहार को मिले।
मुंबई और महाराष्ट्र में मुस्लिम तबका गाइडलाइन के साथ ईद कुर्बा मनाने के लिए सहूलियात का मुतालबा कर रहा है। इस ताल्लुक से मुख्तलिफ वफ्द की वुज़राए से मुलाकात जारी है। मुंबई में एनसीपी लीडर सलीम सारंग की क़यादत में एक वफ्द ने महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत दादा पाटिल से मुलाकात की। महाराष्ट्र हुकूमत ने गणपति विसर्जन के मुतालिक गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। मुस्लिम तबके को भी उम्मीद है कि ईद उल अजहा की कुर्बानी और सहूलियात के ताल्लुक में भी रियासती हुकूमत जल्द गाइडलाइन जारी करेगी। मुस्लिम तबके की मांग है कि कोरोना में गाइडलाइंस और पाबंदियों के साथ मुसलमानों को फरीज़ाए कुर्बानी की अदायगी में सहूलियात फराहम की जाएं। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में मुसलसल कमी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम 817 अमवात हुई हैं, जबकि 45,951 नए मामलों की तस्दीक हुई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 60,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क में कोरोना के 5,37,064 एक्टिव मामले हैं। मुल्क में अब तक मजमूई तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं। दूसरी तरफ मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम तेजी से चलाई जा रही है। अब तक 33 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है।